गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। देखो, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 की, यूनिट नंबर 2 का पहला चैप्टर 5 नंबर पादप जल संबंध, प्लांट वाटर रिलेशन की हम लोग बात कर रहे थे और उसके आगे हम बात कर रहे हैं। हमने बहुत सारी बातें पढ़ी। हमने विसरण पढ़ा, पारगम्यता पढ़ा, प्रासरण पढ़ा, जीवद्रव्य कुंचन विकुंचन पढ़ा। ये बातें जो थी हमने पढ़ ली। इसके बाद हम कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब, प्रेशर जो है उनकी बात करेंगे कि कोशिका में कौन कौन से दाब हैं वो लगते हैं, उन दाबों की हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले है प्रासरण दाब। प्रासरण दाब की परिभाषा की हमने बात की थी। कोशिका में जल का प्रवेश करना व बाहर निकलना दोनों ही होते हैं, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। लेकिन आवश्यक शर्त क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होनी चाहिए, उसी के कारण प्रासरण की क्रिया होगी, वरना हम उसको विसरण बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात करते हैं, अब बात करते हैं प्रासरण दाब की। प्रासरण दाब, प्रासरण ऑस्मोटिक दाब का मतलब प्रेशर, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। ठीक है, शॉर्ट में भी आपको याद रखना है। होता क्या है, शुद्ध जल हो या विलायक हो, उसको अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित कोई घोल में जाने से अगर रोकने वाला जो दाब होता है, आवश्यक दाब होता है, उसको क्या बोला जाता है? प्रासरण दाब बोला जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये कोशिका है कोई, ठीक है, इस कोशिका के बाहर शुद्ध जल है, विलायक है। क्या है? विलायक है। अब सीधी सी बात है, विलायक अंदर प्रवेश करेगा अंतः प्रासरण क्रिया। लेकिन अगर इस अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर जो घोल स्थित है, कोशिका रस है, उसके बीच में ये अगर नहीं जा पाता है, उसको रोकने के लिए जो आवश्यक दाब लगता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रासरण दाब बोला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। प्रासरण दाब हमेशा ही घोल के प्रासरण दाब विलायक में उपस्थित विलेय के अणुओं के समानुपाती होता है। प्रासरण दाब जो है वो हमेशा ही विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या के क्या होता है? समानुपाती होता है। ओपी बराबर ओपी समानुपाती विलयन में उपस्थित विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या, विलेय के अणुओं की संख्या। ठीक है, ये बात हो गई। प्रासरण दाब इतना ही है। मान लीजिए भाई कोई घोल है, विलायक शुद्ध जल को दूसरी तरफ स्थित घोल में जाने से रोकने वाला दाब क्या कहलाता है? प्रासरण दाब। अर्धपारगम्य झिल्ली, इसमें शर्त जो है वो लागू होगी। ठीक है, और प्रासरण दाब जो है वो विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या के क्या होता है? हमेशा ही समानुपाती होता है। ये हमारी प्रासरण दाब की बात हो गई। 2 नंबर है सफीती दाब, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगर प्रेशर। शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे टीपी। शॉर्ट में हम इसको क्या बोलेंगे? टीपी। उसको बोला था ओपी, इसको बोलेंगे टीपी। देखिए, टीपी के अंदर अगर हम बात करते हैं क्या होता है, इसके अंदर मान लीजिए एक बिक्कर लिया हमने और बिक्कर के अंदर हमने जल भर लिया। क्या भर लिया? ध्यान से सुना, बिल्कुल इजी है। जल भर लिया और इसके अंदर हमने एक कोशिका रख दी। इसके अंदर हमने क्या रख दी? कोशिका रख दी। इस कोशिका का ये कोशिका द्रव्य हो गया। ये काम किया तो क्या होगा? जो ये कोशिका क्या है? कोशिका झिल्ली है, ठीक है, या प्लाज्मा झिल्ली जो भी है वो होती है। अब अंतःप्रासरण द्वारा जल क्या है? इसके अंदर जाएगा। कोशिका रस में क्या जाएगा? जल जो है वो प्रवेश करेगा। जल जो है वो प्रवेश करेगा। जल प्रवेश करेगा
तो ये कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली है वो इसके बाहर एक और स्थित कोशिका भित्ति जो होती है उसको बाहर की तरफ धकेलेंगी। उसको क्या करेंगी? बाहर की तरफ धकेलेंगी, बाहर की तरफ उसको धकेलेंगी या करेंगी। ऐसे दाब को क्या कहा जाता है? स्फीति दाब कहा जाता है। ऐसे दाब को क्या कहा जाता है? स्फीति दाब कहा जाता है या टीपी बोला जाता है। ठीक है, ये अपकेंद्री दाब होता है क्योंकि केंद्र से दूर लग रहा है। कोशिका थी ऐसी और ये कोशिका ये भित्ति को, कोशिका भित्ति को फैला रही है बाहर की ओर, तो ये क्या हो गया? अपकेंद्री, केंद्र से दूर लग रहा है तो इसे अपकेंद्री दाब भी बोला जाता है। तो किसी कोशिका को जल से भरे बीकर में रखने पर उसके अंदर जल प्रवेश करता है जिसके कारण कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति को बाहर की तरफ धकेला जाता है और इस प्रकार लगने वाले अपकेंद्रीय दाब को क्या कहा जाता है? स्फीति दाब कहा जाता है। इसको टीपी भी बोला जाता है। ये हो गया। दूसरा है भित्ति दाब, इसका विपरीत है। दूसरा है भित्ति दाब, भित्ति को वॉल बोलते हैं और पी का हो गया प्रेशर। ठीक है, भी करते हैं। तो इसका देखिए, ये जो हमने बात की स्फीति दाब, इस स्फीति दाब के कारण जो कोशिका भित्ति थी, जो कोशिका भित्ति थी वो दबाव में रहती है। किस में रहती है? दबाव में रहती है। और दबाव में रहने के कारण ये क्या करती है? अंदर की तरफ या विपरीत दिशा में या अभिकेंद्रित दिशा में बल लगाती है। या विपरीत दिशा में या अभिकेंद्री दिशा में क्या लगाती है? बल लगाती है। और वो जो बल होता है वो स्फीति दाब के बराबर होता है। ऐसे दाब को भित्ति दाब कहा जाता है। फिर से आप सुन लीजिए, स्फीति दाब में क्या था? कोशिका को हमने बीकर में रखा, बीकर में रखने पर क्या हुआ? कोशिका में अंतःप्रासरण हुआ, जल जो है वो अंदर गया। अंदर जाने के बाद कोशिका में जल की मात्रा अधिक होगी, कोशिका रस में मिलेगी, तो कोशिका की जो कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली है वो बाहर, वो उस कोशिका भित्ति को, पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, वो उसको बाहर की तरफ धकेलेंगे। तो इस प्रकार जो लगने वाला दाब होता है उसको क्या बोलते हैं? स्फीति दाब बोलते हैं। लेकिन भित्ति दाब क्या है? भित्ति दाब है ये ऐसा हो गया है, उसके बाद देखो क्या होता है, ये जो कोशिका भित्ति थी ये विपरीत दिशा में या बाहर से अंदर की तरफ क्या लगाती है? दाब लगाती है। लगाती क्यों है दाब? क्योंकि ये स्फीति दाब के कारण तनाव में रहती है, तनाव में एकदम तनी हुई रहती है, तनाव के अंदर रहती है, तब ये काम ये करती है। और इस केंद्र की ओर बल लगाती है, अभिकेंद्री बल लगाती है, और उसके फलस्वरूप जो दाब होता है उसको क्या बोलते हैं? भित्ति दाब बोला जाता है। कोशिका भित्ति, तो भित्ति द्वारा लगने वाला दाब किसको ओर? केंद्र की ओर, तो वो कहलाता है भित्ति दाब। आगे देखिए विसरण दाब न्यूनता की बात। विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेसिफिट, विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें क्या होगा? विलायक का विसरण दाब उच्चतम होता है। इसमें क्या होता है? देखो, विलायक का विसरण दाब आप सभी को पता है क्योंकि शुद्ध जल के अंदर विसरणता अधिक होती है। विलायक का विसरण दाब क्या होता है? उच्चतम होता है। इसमें अगर हम विलेय मिलाते हैं, मान लीजिए पात्र के अंदर हमारे पास क्या है? विलायक भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? विलायक भरा हुआ है। तो इसका तो हमें पता है विसरण दाब जो है वो उच्चतम होता है, अधिक होता है। लेकिन जैसे ही इस विलायक के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया? विलेय डाला या विलेय को मिलाया। विलेय मिलाएंगे तो क्या होगा? बनने वाले विलयन की, ये एक हमारे पास अलग से विलयन बन गया जिसमें विलायक भी है और विलेय भी है। बनने वाले विलयन का विसरण दाब कम हो जाता है। अब इस विलयन का, मान लीजिए विलायक ए था, ये बी था, हमारे पास सी बना है, तो इस सी जो है उसमें विसरण दाब जो है वो न्यून होती है या कम हो जाती है, जिसे क्या बोला जाता है? डीपीडी बोला जाता है। विलायक का विसरण दाब उच्चतम होता है, लेकिन जैसे ही विलायक के अंदर अन्य पदार्थ मिलाते हैं या विलेय मिलाते हैं
तो जो तीसरा पदार्थ बनता है उसका विसरण दाब है वो न्यून हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, डीपीडी बोला जाता है। इसमें आपको बता देता हूँ, विलायक से विलयन बनने में विसरण दाब में कमी होती है। बात समझ में आ गई? हमने विलायक से विलयन बनाया, हमने ए से बी मिलाकर सी विलयन बनाया, ठीक है, ए से बी विलय मिलाकर सी विलयन बनाया। सी विलयन जो बना उसमें विसरण दाब में तो कमी होती है, लेकिन उसका प्रासरण दाब है वो हमेशा ही बढ़ेगा, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। प्रासरण दाब हमेशा ही क्या रहेगा, बढ़ेगा। आगे बात करते हैं, डीपीडी जो होती है, डिफ्यूजन प्रेशर डिसिफिट, उसको चूषण दाब भी कहा जाता है। एसपी उसको क्या कहा जाता है, चूषण दाब भी कहा जाता है। चूषण दाब देखो क्या होता है, सेक्शन प्रेशर, चूषण का मतलब सेक्शन, पी का मतलब प्रेशर, सेक्शन प्रेशर भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है चूषण दाब, इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि डीपीडी जो होती है वो विलयन की विलायक को अवशोषित करने की क्षमता की घोतक होती है, ठीक है। डीपीडी को चूषण दाब क्यों कहा जाता है, क्योंकि डीपीडी विलयन के विलायक को अवशोषित करने, विलयन की विलायक को अवशोषित करने की क्षमता की क्या होती है, घोतक होती है। अतः डीपीडी बढ़ेगी तो ओपी बढ़ेगी, डीपीडी अगर कम है, यहाँ पे देखिए विलायक से विलयन बनने में विसरण दाब में कमी तथा ओपी में वृद्धि होगी, तथा जो भित्ति दाब है स्फीति दाब है, ट्रिगर प्रेशर, वो क्या होगा, कम होगा। ये हमारी बात हो गई डीपीडी की। इसके बाद में हम संबंधों की बात करते हैं, विभिन्न दाबों में संबंध। बहुत सारे प्रेशर की हमने जो बात की उनमें संबंध की बात करेंगे। देखो, सलत कोशिका का स्फीति दाब शून्य होता है। सलत कोशिका क्या होती है, पिचकी हुई कोशिका जो होती है उसका स्फीति दाब क्या होता है, शून्य होता है। क्यों होता है स्फीति दाब, टीपी जो है वो शून्य होता है, ट्रिगर प्रेशर जो है वो शून्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि सलत कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है उस पर दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस पर दबाव का क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसकी टीपी क्या होगी, शून्य होती है। तथा कोशिका रस का प्रासरण दाब जो है वो डीपीडी के बराबर होता है, ओपी बराबर डीपीडी। कोशिका रस का प्रासरण दाब क्या होता है, डीपीडी के बराबर होता है, अर्थात ओपी बराबर डीपीडी। इसके बाद हम बात करते हैं, इसी सलत कोशिका को अगर हम लोग जल या अलपराश्री विलयन में रख देते हैं, किस में रख देते हैं, जल या अलपराश्री विलयन में रख देते हैं, इस सलत कोशिका को अगर हम लोग अलपसारी विलयन या जल में रखते हैं, कौन से सलत कोशिका को, जिसकी टिप्पी शून्य है और जिसके कोशिका रस का प्रासरण दाब है वो डीपीडी के बराबर होता है, उस कोशिका को अगर हम किस में रखते हैं, अलपराश्री विलयन या जल में रखते हैं, तो जल के अणु जो होते हैं वो कोशिका में प्रवेश करेंगे। जल के अणु किस में प्रवेश करेंगे, कोशिका में प्रवेश करते हैं, और कोशिका में प्रवेश करते हैं तो उसकी धीरे धीरे टीपी जो है वो बढ़ने लगेगी। उसकी जो स्फीति दाब यहाँ क्या था, शून्य था। सलत कोशिका मान लीजिए, यह इस प्रकार से कोशिका थी, ठीक है। इस कोशिका की टिप्पी शून्य थी क्योंकि इसकी भित्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे अब इसको हमने अलपराश्री विलयन में रख दिया, तो अलपराश्री विलयन में रखेंगे तो जल के अणु कोशिका में प्रवेश करेंगे। कोशिका में प्रवेश करते ही जो कोशिका झिल्ली है उसमें धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होने लगेगी, वो बाहर की ओर अपकेंद्री बल लगाएगी, तो टिप्पी जो है वो क्या होगी, बढ़ने लगेगी। स्फीति दाब जो है वो बढ़ने लगेगा, और बढ़ने से क्या होगा, जो कोशिका रस की सांद्रता है वो कम हो जाएगी। कोशिका रस की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कोशिका रस की सांद्रता कम होने से उसका प्रासरण दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोशिका रस की सांद्रता कम होने पर उसका प्रासरण दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अतः टीपी बढ़ती है तब ओपी तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तथा डीपीडी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डीपीडी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
और कोशिका जो है वो सफित होने लगती है, वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो टीपी बढ़ने से जो है ओपी कम होता है, जबकि बात करें किसकी, डीपीडी की बात करें तो वो भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। अतः हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में कि डीपीडी बराबर इसके बारे में क्या लिखेंगे कि जो डीपीडी बराबर तो 0 और ओपी बराबर क्या हो जाएगा, टीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपी बराबर तो हो जाएगा टीपी तथा डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डीपीडी बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से कोशिका अंत में क्या हो जाती है, स्फीत हो जाती है। तो जल विभव, हाँ, वाटर पोटेंशियल की अगर बात करते हैं जल विभव की, तो होता क्या है, किसी कोशिका को जल में रखने पर शुद्ध जल के अणु, किसी कोशिका को जल में रखने पर ठीक है, बिक्कर है उसमें जल है, किसी कोशिका को जल में रखने पर शुद्ध जल के अणु कोशिका के विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के बीच का अंतर, मुक्त ऊर्जा, देखिए जल विभव जो है वो उसमें मुक्त ऊर्जा का जो आवश्यकता होती है, मुक्त ऊर्जा इसका महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, इसमें आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए हमने किसी बिक्कर के अंदर शुद्ध जल लिया, उसमें कोशिका रखी, कोशिका रखने पर क्या होगा, शुद्ध जल के अणु तथा शुद्ध जल के अणु हो गए, इस जल के अणु हो गए, साथ में क्या होगा, इस कोशिका में जो विलयन उपस्थित है, कोशिका में क्या उपस्थित है, विलयन उपस्थित है, इस विलयन के जल के अणु के जो मुक्त ऊर्जा है, दोनों की क्या है, मुक्त ऊर्जा है, उस मुक्त ऊर्जा के बीच का अंतर क्या कहलाता है, जल विभव कहलाता है। किसी कोशिका को जल में रखने पर शुद्ध जल के अणुओं तथा कोशिका में उपस्थित विलयन के जल के अणुओं के मुक्त ऊर्जा के बीच का अंतर क्या कहलाता है, जल विभव कहलाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। जल विभव की जो अवधारणा है, दो वैज्ञानिक थे, एक तो था आर.के. सलेटियर, एक कौन था, आर.के. सलेटियर, तथा एक था M.A. टाइलर। इन्होंने 1960 में दी थी, कब दी थी, आर.के. सलेटियर एंड M.A. टाइलर ने 1960 के अंदर जल विभव की जो है वो अवधारणा दी थी। जल विभव को एक ग्रीक भाषा के शब्द, ये इसका चिन्ह होता है, इस प्रकार से इसको साई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साई, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं इसको, PSI, साई, ठीक है, P साइलेंट रहता है। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये होता है जल विभव। जल विभव के बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रासरणी विभव की, किसकी बात करते हैं, प्रासरणी विभव की। तो देखो क्या होता है, किसी विलयन का प्रासरण दाब जो होता है वह उसे जल विभव के कम होने का सूचक होता है। अगर कोई हमने विलयन लिया जिसके अंदर विलायक और विलय दोनों उपस्थित हो, उसे क्या कहा जाता है, विलयन। हमने कोई विलयन लिया और विलयन का प्रासरण दाब उसके विभव के कम होने का सूचक होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रासरणी विभव को साई एस से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, साई एस से प्रदर्शित किया जाता है। आपको यहाँ ध्यान ये रखना है, प्रासरणी विभव और प्रासरण दाब, प्रासरणी विभव और प्रासरण दाब का मान हमेशा एक होता है। कितना होता है, एक। ओपी एंड साई एस का मान हमेशा एक होता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो ओपी का मान जो है, प्रासरण दाब का जो मान है वो धनात्मक होता है, तथा प्रासरणी विभव का मान हमेशा ही क्या होता है, ऋणात्मक होता है। प्रासरणी विभव का मान हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसके बाद में देखिए दाब विभव। दाब विभव की बात करते हैं तो सफिती दाब द्वारा जल विभव में हुए प्रभाव को क्या कहा जाता है, दाब विभव कहा जाता है। टिप्पी द्वारा साई डब्लू में हुए प्रभाव को क्या कहा जाता है, दाब विभव कहा जाता है। अर्थात टिप्पी द्वारा साई डब्लू में हुए प्रभाव को क्या कहते हैं, दाब विभव। इसको साई पी से प्रदर्शित किया जाता है।
किससे प्रदर्शित किया जाता है? साई पी से। ये साई पी का मान जो है हमेशा ही धनात्मक होता है। साई पी का मान हमेशा ही क्या होता है? धनात्मक होता है। धनात्मक होने के कारण ये जल विभव को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? जल विभव को बढ़ाता है। और जल विभव अगर बढ़े, जल विभव को बढ़ाता है, अतः जल विभव और दाब, प्रासरणी विभव और दाब विभव तीनों में संबंध होता है। वो संबंध क्या है कि जल विभव बराबर क्या होता है? जो विभव दाब विभव और प्रासरणी विभव है वो क्या होते हैं? योग में होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मैट्रिक्स विभव। मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स कहते किसे हैं? तो कोशिका की सतह जो जल का अवशोषण करती है, कोशिका की वह सतह जो जल का अवशोषण करती है उसको मैट्रिक्स या आधात्री बोला जाता है। कई बार पढ़ा है हमने, ये आधात्री बोला जाता है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स या आधात्री द्वारा उत्पन्न विभव को ही मैट्रिक्स विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स विभव कहा जाता है। कोशिका की सतह जो जल का अवशोषण करती है आधात्री कहलाती है, और इस आधात्री द्वारा उत्पन्न होने वाला विभव मैट्रिक्स विभव कहलाता है। इसको प्रदर्शित करते हैं साई एम से। किसे प्रदर्शित करते हैं? साई एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान ऋणात्मक होता है। मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तथा कोशिका में ये जल विभव को कम कर देती हैं। किसको कम कर देती हैं? जो WM है वो जो साई एम है वो साई W को क्या कर देता है? कम कर देता है। अतः अगर बात करें जल विभव बराबर, तो ये तीनों क्या होते हैं? योग में होते हैं। कौन कौन? जल मैट्रिक्स विभव, प्रासरणी विभव और जो दाब विभव है वो तीनों क्या होते हैं? योग में होते हैं। अतः इसको क्या बोलेंगे? साई W बराबर साई एम प्लस साई पी प्लस साई एस। ठीक है, इसके अलावा मैट्रिक्स विभव की अगर हम बात करते हैं तो कोशिकीय प्रासरण में इसका मान जो है वो नगण्य होता है। कोशिकीय प्रासरण में इसका मान जो होता है वो क्या होता है? नगण्य होता है, न के बराबर होता है। तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के विभव हो चुके हैं। हमने बात कर रहे थे हम जो पादप जल संबंध में भौतिक रासायनिक विधियों की, जिसमें हमने प्रासरण, विसरण, पारगम्यता, जीवद्रव्य कुंचन और विकुंचन की बात की थी। अंतिम हमारा है अंतःशोषण। अंतिम क्या है? अंतःशोषण, इम्बिबिएशन। अंतःशोषण क्या होता है? किसी का शोषण करना। तो इसमें जल का अवशोषण होगा। जल जो है वो अवशोषित करेगा किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा। किसी भी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा किसी द्रव का बिना विलयन बनाए अवशोषण करना क्या कहलाता है? अंतःशोषण कहलाता है। अंतःशोषण कहलाता है। मतलब क्या हुआ? कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के ठोस कण है, उन ठोस कणों द्वारा द्रव के जो भी कण है उनको अवशोषित करना बिना विलयन बनाए हुए अंतःशोषण कहलाता है। जैसे कि बरसात या पानी में अगर लकड़ी को हम रखते हैं तो वो फूल जाती है। वो क्या हो जाती है? फूल जाती है। ये इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है अंतःशोषण का, क्योंकि वो अंतः जल को अवशोषित कर लेगी और फिर क्या हो जाएगी? वो फूल जाएगी। और जो जल को अवशोषित करने वाले पदार्थ होते हैं उनको अंतःशोषक बोला जाता है। जल को अवशोषित करने वाले पदार्थों को क्या बोला जाता है? अंतःशोषक बोला जाता है। इसके अलावा अंतःशोषण की क्रिया को कुछ कारक प्रभावित करते हैं। तापक्रम है, ठीक है, अंतःशोषक की बनावट है, बंधुता है। इसके अलावा जल विभव का जो अंतर है वो भी इसको क्या करता है? प्रभावित करता है। अब इसके महत्व की बात कर लेते हैं। इसके महत्व क्या होते हैं अंतःशोषण के, उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा। अंतःशोषण या इम्बिबिएशन के इम्पोर्टेंस की अगर बात करते हैं तो बीजों के अंकुरण के समय बीजों में संपुटनता जो होती है वो इसी के कारण होती है। बीजों में अंकुरण के समय जो संपुटन होने की क्षमता पाई जाती है वो इन्हीं की वजह से होती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो कुछ पादपों में इनके कारण पुनर्जीवन की क्रिया भी होती है। इनके द्वारा पुनर्जनन की क्रिया भी कुछ पादपों में होती है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा यूनिट नंबर 2 का प्रथम चैप्टर, जिसे 5 नंबर चैप्टर है पादप जल संबंध, वो पूरा हो चुका है। कल से हम शुरू करेंगे 6 नंबर चैप्टर को।